नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों आज की क्लास हम लोगों का संधि पे होगी। आप लोग को एक बार याद दिलाना चाहेंगे, इससे पहले हम लोग क्लास में वर्तनी और उससे पहले हिंदी व्याकरण में ही वर्णमाला समाप्त किए थे। तो पहला टॉपिक वर्णमाला, फिर उसके बाद वर्तनी और उसके बाद आज तीसरा टॉपिक है हम लोग का संधि। तो आज उसी क्रम में हम लोग आज संधि पे बात करेंगे। संधि शुरू करने से पहले हम एक चर्चा करना चाहेंगे आप लोगों के साथ दोस्तों कि इस पे कई अपने टीम के मेंबर से भी और कई स्टूडेंट से भी हम बातचीत किए, तो बता रहे थे कि सर ऐसा कीजिएगा कि इसको 2-3 पार्ट में तोड़ तोड़ के पढ़ाइएगा। लेकिन दोस्तों हम इसका नोट्स तैयार करने से पहले इस पे इस तरह से इस ढंग से इस नोट्स को तैयार किए कि हम लोग एक क्लास में बहुत अच्छे तरह से सुव्यवस्थित ढंग से हम लोग इस क्लास को एक ही क्लास में समाप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी शब्द है दोस्तों, बहुत सारे शब्द यूज किए गए हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो और समझ में भी आए। तो चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इस क्लास को संधि को एक ही क्लास में समाप्त कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास संधि से। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है कि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए या फिर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए है कि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और जैसे, तो आइए जैसे में देख लेते हैं। तो जैसे में है गढ़ प्लस इस, गणेश। और यहाँ पे देखिए अ प्लस ई मिलके ए हो गया है, अ प्लस ई मिलके ए हो गया है, तो गणेश। तो ये रहा एक एग्जाम्पल। इस पूरा जो हम लोग फॉर्मेट आज देखेंगे संधि का, इसमें हमने थोड़ा और कम टाइम बचाने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए एग्जाम्पल को थोड़ा कम कर दिए हैं दोस्तों। और जब हम लोग जैसे ही करेंगे इसका, जैसे कि जैसे वर्णमाला समाप्त हुआ, वर्तनी समाप्त हुआ, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए 100-50। वैसे ही जब इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे, 100, 150, 200 इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो वहाँ देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल पढ़ भी रहे हैं तो फिर उसको नोटिस नहीं ज़्यादा करते हैं और हम लोग छोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे 1-1, 2-2, 3-3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा किसी में 4 तक लिए हैं उदाहरण। तो उदाहरण देख लेंगे, उसके बाद हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं। और आगे है कि यह गण शब्द का अ अंतिम स्वर एवं इस शब्द का ई शुरू वाला स्वर, दोनों स्वरों के मिलने से ए स्वर की उत्पत्ति हुई है, जिससे गणेश शब्द बना है। यह नया शब्द गणेश गण और इसके उच्चारण एवं रूप से भिन्न है। यह भिन्नता या परिवर्तन संधि के कारण है। तो यही दोस्तों बात कर रहे हैं कि गण प्लस इस इजिकल टू गणेश, संधि करने पे अ प्लस ई मिलके ए हो जाता है। यही इसी बात को यहाँ पूरा इतना परिभाषित करके बताया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे अब देखते हैं कि विच्छेद क्या होता है। अभी तो हम लोग संधि देख लिए, तो अब विच्छेद क्या होता है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं विच्छेद पे। तो देखिए विच्छेद, जिन अक्षरों के बीच संधि हुई है यदि उन्हें संधि के पहले वाले रूप में अलग अलग करके रखा जाए तो उसे संधि विच्छेद कहा जाएगा। कितना ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में है कि जिन अक्षरों के बीच संधि हुई है यदि उन्हें संधि के पहले वाले रूप में अलग अलग करके रखा जाए तो उसे संधि विच्छेद कहा जाएगा। जैसे आइए हम लोग जैसे में देखेंगे। जैसे एक तरफ संधि दिया है और एक तरफ विच्छेद दिया है। अभी हम लोग ऊपर गए थे दोस्तों गणेश, वही एग्जाम्पल हम उठा के यहाँ भी रख दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए गढ़ प्लस इस, गणेश का होता है दोस्तों विच्छेद, तो गणेश संधि है और इसका विच्छेद गढ़ प्लस ई है। ऐसे ही दिगंबर का देख लीजिए, दिक प्लस अंबर, दिगंबर हो जाएगा। आइए हम आगे ये भी देखेंगे कि आधा क प्लस अ मिलके कैसे ग बन गया। तो इन चीज़ों पे भी हम लोग बात करेंगे, जैसे संधि का हम लोग अलग अलग भेद पढ़ेंगे। तो वहाँ पे अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग संधि समाप्त देख लिए और फिर विच्छेद देख लिए कि संधि क्या होता है और विच्छेद क्या होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं संधि के प्रकार।
तो संधि के कितने भेद? तो दोस्तों संधि ये रहा, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं पूरी तरह से। संधि के 3 प्रकार होती है। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बिल्कुल सिंपल तरीके से दोस्तों संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। बस यही याद रखना है। देखिए हमने इसका एक मैप भी तैयार किया है बहुत ही अच्छे से, देख लीजिए यहाँ पे साइड में ट्रायंगल बना के और फिर इसी में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को इंक्लूड किया है। तो आप लोग मैप इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा माइंड मैपिंग की तरह। दोस्तों अब आगे की क्लास में हम लोग जब भी नोट्स देखेंगे तो कोशिश करेंगे कि मैप की तरह हम लोग उसको समझने की कोशिश करें, ना कि रट्टा मारने की। कितने स्टूडेंट से हमारी बात भी हुई तो बता रहे थे कि सर ऐसा पढ़ाइए ताकि हम लोग को क्लास में याद हो जाए। हम वैसे ही कोशिश करेंगे और उसी फॉर्मेट पे ये नोट्स तैयार किया गया है, लेकिन रट्टा मार के याद कराने की नहीं। मान लीजिए आज रट्टा मारेंगे, 2 दिन 3 दिन बाद भूल जाएंगे। तो माइंड मैप हम लोग शुरू करते हैं, इसको माइंड मैप नाम दे सकते हैं, और इसको ग्राफ के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। अब देखते हैं इसमें पहला जो था स्वर संधि। तो आइए देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि 2 स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए कितना सिंपल दिया है कि 2 स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। केवल स्वर की बात कर रहा है दोस्तों, ना कि व्यंजन की। 2 स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और इसका जैसे में देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है, भाव प्लस अर्थ भावार्थ। तो दोस्तों अ व और अ मिलके वो आ की मात्रा हो गया है, तो यहाँ पे भाव प्लस अर्थ भावार्थ। चलिए आगे देखते हैं संधि के भेद। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हमने एक मैप तैयार किया है जिसमें दिया है संधि के प्रकार। हम लोग देखे ही, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम टू सेम स्ट्रक्चर अपने या ग्राफ अपने कॉपी में बना लीजिएगा। ये समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। और आइए हम लोग स्वर संधि के भेद देख रहे थे, तो अब उसी पे बात करेंगे। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि यानी और अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार है दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिए बहुत अच्छे से। संधि के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और फिर स्वर संधि के प्रकार में दीर्घ, गुण, वृद्धि या और अयादि। अब आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहले स्वर संधि को हम लोग बांटे अलग अलग भाग में, 5 प्रकार के होते हैं, और इसको अब हम लोग एक एक भाग को देखेंगे, जैसे दीर्घ को, फिर गुण को, फिर वृद्धि को, यण को, अयादि को। उसके बाद हम लोग फिर सेकेंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे, व्यंजन, उसके बाद विसर्ग। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि के हम लोग बात किए ही दोस्तों ऊपर कि स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जो दोस्तों को ये लगता है कि नोट्स तैयार सर नहीं करवा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से नोट्स तैयार कर लीजिए। इतना मतलब अच्छे तरीके से, एकदम सरल तरीके से लिखवाया गया है। आप लोग बस लिखिए और तैयार कर लीजिए। और मैप भी साथ में, ग्राफ भी इसलिए लगाया गया है ताकि आप लोग ग्राफ के भी जरिए आराम से और आसानी से चीज़ें समझ सकते हैं। तो आप लोग को जो पसंद लगे जो कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग, ये भी अच्छा है, अपना फिर अपने अनुसार तैयार कर लीजिएगा नोट्स। चलिए अब हम लोग स्वर संधि के पहला प्रकार देखेंगे, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में हम लोग देखेंगे डिटेल से, विस्तृत रूप से। तो रहा कि चलिए देखते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर में दोस्तों अ, ई, उ या दीर्घ स्वर, जैसे आ, ई, उ के आपस में मिलने से यदि ह्रस्व स्वर या उसी जाति के दीर्घ स्वर आ, ई, उ की उत्पत्ति हो तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। आप लोग इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए कि ह्रस्व स्वर, 1 मिनट रुकिए, अब देख लीजिए आप लोग, ये रहा कि ह्रस्व स्वर अ, ई, उ या दीर्घ स्वर आ, ई, उ के आपस में मिलने से यदि ह्रस्व स्वर या उसी जाति के दीर्घ स्वर आ, ई, उ की उत्पत्ति हो तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे अब कि दीर्घ संधि में। और जैसा कि हम कहे थे कि 3-3, 4-4 एग्जाम्पल देते चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम जैसे कि अ प्लस अ मिलने से क्या होता है, अ प्लस आ मिलने से, आ प्लस अ मिलने से, तो हमने बस एक एक एग्जाम्पल लिया है। आप लोग कोई दूसरी बुक वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे तमाम तरह के इतने एग्जाम्पल होते हैं जिससे पूरी बुक मोटी हो जाती है, भारी पड़ी रहती है। तो हम लोग यहाँ एक एक एग्जाम्पल देखेंगे प्रत्येक मात्रा से, और फिर हम लोग जब
पीछे बात ही किए थे कि जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे 150 से 200 क्वेश्चन बहुत विस्तृत रूप से करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करके। जैसे में दीर्घ संधि में देख लीजिए, जैसे अ प्लस अ मिलेगा तो आ होगा, जैसे भाव प्लस अर्थ तो भवार्थ हो जाएगा। अ प्लस आ मिलेगा क्या होगा, तो पुस्तक धन आलय तो पुस्तकालय हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आ प्लस अ मिलेगा तो आ होगा, ये भी होगा, तो परीक्षा प्लस अर्थी तो हो जाएगा परीक्षार्थी। आगे देखेंगे आ प्लस आ मिलेगा तो क्या होगा, तो आ ही होगा दोस्तों। तो प्रतीक्षा प्लस आलय तो प्रतीक्षालय, देखिए यहाँ पे ये प्रतीक्षालय। इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे ई प्लस ई मिलेगा तो क्या होगा, तो ई प्लस ई मिलेगा तो ई ही होगा। और जैसे कवि है दोस्तों तो छोटी मिलेगा तो बड़ी हो जाएगा, तो कवि प्लस इंद्र तो कविंद्र हो जाएगा। ऐसे ही छोटी और बड़ी मिलेगा तो क्या होगा, तो फिर गिरीश और प्लस ई तो गिरीश हो जाएगा। ऐसे ही बड़ी छोटी मिलेगा तो क्या होगा, तो फिर आगे देख लीजिए मही प्लस इंद्र महेंद्र। आगे ऐसे ही देखेंगे तो ई प्लस ई मिलेगा तो क्या होगा, तो फिर ई होगा तो नदी प्लस ईश नदीश हो जाएगा। उ प्लस उ मिलेगा तो बड़ा उ हो जाएगा, तो भानु प्लस उदय भानुदय हो जाएगा। ऐसे ही छोटा उ बड़ा उ मिलेगा तो अबु प्लस उर्मी प्लस अम्बुर्मी। और आगे फिर ऐसे ही सेम देखेंगे, आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल में, बड़ा उ छोटा उ मिलेगा तो बड़ा उ बधु प्लस उत्सव बधुत्सव। और फिर ये देखिए असली चीज़ ये है दोस्तों, ये रहा। आप लोग हम लोग देते हैं एग्ज़ाम तो वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। यहीं अगर ऐसे दे दिया होता दूसरी तरफ, जैसे 1 मिनट रुकिए हम लोग दिखा रहे हैं आपको, जैसे यहीं वाला ये मात्रा बधु के नीचे वाला अगर इधर साइड में दे देता तो ये गलत हो जाता। तो वहाँ पे बधुत्सव 4 तरीके से लिख देगा दोस्तों, और जैसे 2 ही तरीके से तो बधुत्सव लिखते हैं, बाकी और इधर इधर करके बुधोत्सव और कुछ भी, और पूछ देगा कौन सा यहाँ पे संधि सही है या दीर्घ संधि कौन सी सही है। तो फिर इसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप लोग और फिर नीचे देख लीजिए उ मिलेगा तो क्या होगा, फिर भू प्लस ऊर्जा तो भूर्जा होगा। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आप लोग नोट कर लीजिए इसको। जैसे अ प्लस अ मिलेगा तो क्या होगा, अ प्लस आ मिलेगा क्या होगा, ई प्लस, तो जो भी चीज़ें हैं ये एक एक चीज़ें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ सब मात्रा का ही खेल है दोस्तों, इसमें आप लोग एक बार समझ गए तो फिर इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं दीर्घ संधि में। तो ये रहे दोस्तों स्वर कि किस स्वर से कौन सा स्वर मिलने पे कौन सा स्वर बनता है। तो ये रहे दोस्तों दीर्घ संधि के एग्जाम्पल। अब हम लोग आगे देखेंगे गुण संधि के। तो गुण संधि पे बात करने से पहले हम लोग पहले देखेंगे गुण संधि किससे कहते हैं। तो चलिए, यदि अ या आ के बाद ई या ई उ छोटी ई या बड़ी ई इसको बोल सकते हैं, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री स्वर आते हैं तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाते हैं, इसी को गुण संधि कहते हैं। एक बार और ध्यान से आप लोग देखिए या नोट कर लीजिए, यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ री स्वर आते हैं तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है, इसी गुण को गुण संधि कहते हैं। जैसे अब आइए हम लोग जैसे में देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये रहा दोस्तों, और ये रहा जैसे, और जैसे में देखते हैं अ प्लस ई मिलेगा तो क्या होगा, ए होगा। अ प्लस ई मिलेगा तो ए होगा, आ प्लस ई मिलेगा तो ए होगा, आ प्लस ई मिलेगा तो ए होगा। जैसे देव प्लस ई मिल जाएगा तो देवेंद्र हो जाएगा, गण प्लस ई मिल जाएगा, इस मिल जाएगा तो गणेश हो जाएगा, यथा प्लस इष्ट मिल जाएगा तो यथेष्ट हो जाएगा, महा प्लस इस मिल जाएगा तो महेश हो जाएगा। ऐसे ही अ प्लस उ मिलेगा तो ओ होगा। हम लोगों को नोट करना है बस, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जो आगे है कि कौन सा स्वर मिलने से क्या बन रहा है। आप लोग चाहें तो कम से कम इतना तो जरूर ही नोट कर लीजिए, एक एक एग्जाम्पल है हर चीज़ से और हर संधि में दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे अ प्लस उ मिलेगा तो ओ होगा, तो शीत प्लस उष्म शीतोष्म हो जाएगा। आ प्लस उ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, तो महा प्लस उत्सव तो महोत्सव हो जाएगा। आ प्लस उ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, तो गंगा प्लस उर्मी तो गंगोर्मी हो जाएगा। अ प्लस री मिलेगा तो अर हो जाएगा, तो सप्त प्लस ऋषि तो सप्तऋषि हो जाएगा। ये थोड़ा नया है तो इसको भी देख लीजिए अलग से। आ प्लस री मिलेगा तो अर हो जाएगा, तो महा प्लस ऋषि महर्षि हो जाएगा। तो हम लोग को यही ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट इसीलिए है स्वर पे हम लोगों को फोकस करना है। हम लोग क्या करते हैं कि बुक उठाते हैं, पढ़ लेते हैं, चीज़ें फिर दिमाग से निकल जाती है। तो नहीं, हम लोगों को कौन सा चीज़ पे इम्पोर्टेंट है और किस चीज़ पे ध्यान देना है हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो आप लोग इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए कम से कम, और जैसे जैसे कहीं घूम भी रहे हैं, समय मिला थोड़ा सा तो वहाँ पे निकाल के देख लीजिए।
एग्जाम हॉल में जा रहे हैं उससे पहले 2 मिनट देख लीजिए, सीधे सीधे है कौन सा स्वर मिलने से कौन सा स्वर बनता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे गुड़ संधि के बाद वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि किसे कहते हैं पहले हम लोग ये देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वृद्धि संधि में। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। तो यदि अ या आ के बाद ए या आए हो तो ऐ में और अ या आ के बाद ओ और ओ हो तो औ में बदलना वृद्धि संधि कहलाती है। एक बार और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये कि यदि अ या आ के बाद ए या आए हो तो आए वो संख्या हो जाएगी। और आगे देखिए क्या कह रहा है कि अ या आ के बाद ओ और औ हो तो औ में बदलना वृद्धि संधि कहलाती है। इसका अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग परिभाषा लिख लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल करेंगे तो पता चलेगा। जैसे यहाँ पे शुरू में दिया है अ या आ हो और बाद में ए प्लस ए हो तो ए में बदल जाएगा। तो अ प्लस ए है तो ये ए में बदल जाएगा, तो 1 प्लस 1 रहेगा तो एकाएक हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही अब सेकेंड वाला यहाँ देख लेंगे, आ प्लस ए रहेगा तो आय होगा, तो यहाँ पर तथा प्लस ए रहेगा तो तथा हो जाएगा। अ प्लस ओ रहेगा तो अ हो जाएगा, तो वन प्लस औषधि वनौषधि हो जाएगा। ऐसे ही आ प्लस ओ रहेगा तो इसका भी अ होगा, तो यहाँ पे महा प्लस औषध रहेगा तो महाऔषध हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों वृद्धि संधि से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यण संधि पे। पहले हम लोग देख लेंगे यण संधि किसे कहते हैं। हो सकता है दोस्तों कि ये भी पूछ दे परिभाषा, चारों का परिभाषा दे तो पूछ देगा कि इसमें से यण संधि की कौन सी परिभाषा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछ दे रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग परिभाषा को भी साथ में देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं यण संधि क्या है। यदि ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई या छोटी ई बड़ी ई का य प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ का व और री का र हो जाना यण संधि कहलाता है। देखिए बहुत ही यहाँ पे हम लोग को बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि कैसे क्या हो रहा है। जैसे ई, छोटी ई और बड़ी ई रहेगा तो य हो जाएगा, और छोटा ऊ बड़ा ऊ रहेगा तो वह हो जाएगा, और यण संधि में और री रहेगा तो र हो जाएगा, और यही यण संधि कहलाती है दोस्तों। तो हम लोग को फिर इतना हम लोग को दिमाग लगाने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। सीधे सीधे हम लोग लिख लेंगे कि छोटी बड़ी रहेगा तो यह हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे छोटी प्लस आ रहा है तो यह हो जाएगा, यह में बदल जाएगा। तो जैसे कि यदि प्लस अपी तो यद्यपि हो जाएगा दोस्तों। जैसे ई प्लस आ रहा है तो यह हो जाएगा, तो इति आदि तो इत्यादि हो जाएगा। आगे देख लेंगे जैसे ई प्लस आ रहा है तो यह हो जाएगा, तो नदी प्लस आगम नद्यागम हो जाएगा। ई प्लस ऊ आ रहा है तो यू हो जाएगा दोस्तों, तो ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त हो जाएगा। ई प्लस ऊ आ रहा है दोस्तों तो यू हो जाएगा, तो बी प्लस ऊ बी हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग आगे देख लेंगे। यहाँ पे ई प्लस ए रहेगा तो ये हो जाएगा, तो प्रति प्लस एक तो प्रत्येक हो जाएगा। उ प्लस अ रहेगा तो वह हो जाएगा, तो अनु प्लस अ अन्वय हो जाएगा। वैसे ही हम लोग आगे देखेंगे। उ प्लस आ रहेगा तो वाह हो जाएगा, तो सु प्लस आगत हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। ऐसे आगे देखेंगे। उ प्लस ए रहेगा तो वे, तो यहाँ पे अनु प्लस एसड़ हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आगे उ प्लस ई रहेगा तो बी, तो अनु, जैसे उ प्लस ई रहेगा तो वहाँ पे वी हो जाएगा दोस्तों, तो अनुमति हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग ऐसे ही देख लेंगे। जैसे री प्लस आ रहेगा तो रा हो जाएगा, तो पितृ प्लस आदेश इक्वल टू पित्रादेश हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहे कुछ यण संधि के एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे कि अयादि संधि किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं, और फिर हम लोग इसमें बात करेंगे। पहले सबसे पहले जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से करते रहे, पहले कि अयादि संधि है क्या, किसे कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ए आए ओ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ए आए ओ तथा औ के बाद, साथ में औ भी, औ के बाद
यदि कोई भिन्न स्वर आए, मतलब इन चारों को छोड़ के कोई भी स्वर आए तो अय का अय, ऐ का आय, ओ का औ का आओ हो जाना अयादि संधि कहलाती है। देखिए कितना ही बिल्कुल सिंपल तरीके से है दोस्तों परिभाषा। जैसे कि देख लीजिए, ए आई ओ औ के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर, मतलब कोई भी भिन्न स्वर से मतलब इन चारों के अलावा इनके बाद कोई भी आ रहा है स्वर, तो ऐ की जगह पे आय हो जाएगा, ऐ की जगह पे आय हो जाएगा, ओ की जगह पे औ हो जाएगा और औ की जगह पे अ हो जाना अयादि संधि कहलाती है। अब हम लोग अयादि संधि का एग्जाम्पल देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे दोस्तों। तो चलिए देखिए, जैसे कि अब जैसे में हम लोग देखते हैं, जैसे में ए प्लस आय आ जाएगा, अ हो जाएगा तो अय हो जाएगा। ये जैसे कि हम लोग पीछे अभी परिभाषा में पढ़े, तो ने प्लस अन हो जाएगा, नयन हो जाएगा। ए प्लस आय होगा तो आय हो जाएगा, गाय प्लस अक हो जाएगा, गायक हो जाएगा। ए प्लस ई रहेगा तो आई हो जाएगा, नय प्लस ई का नायिका हो जाएगा। ओ प्लस अ रहेगा तो अ हो जाएगा, पो प्लस अन रहेगा तो पवन हो जाएगा। ओ प्लस ई रहेगा तो अवि हो जाएगा, तो पो प्लस इत्र पवित्र हो जाएगा। आगे हम लोग इसी में देखेंगे, औ प्लस अ रहेगा तो आ हो जाएगा, पौ प्लस अक रहेगा तो पावक हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, औ प्लस ई रहेगा तो आवी हो जाएगा, और 9 प्लस ई रहेगा तो नाविक हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से, और एक एक स्वर का दूसरे स्वर के आने के बाद कौन सा बनता है, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जिसको हम लोगों को नोट करना है, पूरा ही वैसे नोट कर लीजिए ये पूरा। चलिए हम हटा दे रहे हैं ये अपना जो चिचिरी खाचता नहीं, गाँव में कहा जाता है कि चिचिरी खाचत, तो लकीर हटा दिए दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस दोस्तों ये जो संधि की मटेरियल तैयार किया गया है, नोट्स आप लोगों को पीडीएफ पढ़ाया जाए, इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है दोस्तों। आप लोग ना हो तो हम जैसे क्लास समाप्त होगी तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन उठा के कीजिएगा, इतना अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो। अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन फंसेगा तो आप लोग निसंकोच हमसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे स्वर संधि समाप्त होती है। आगे हम लोग शुरू करेंगे व्यंजन संधि, और देखते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि। यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण की संधि में व्यंजन में कोई विकार उत्पन्न हो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। देखिए क्या कर रहा है कि यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण की संधि में व्यंजन में कोई विकार उत्पन्न हो तो व्यंजन संधि कहलाती है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे देखिए, सद प्लस गति, सदगति, यहाँ पे व्यंजन वर्ण है त, आधा त, नीचे अगर हलंत लगा है दोस्तों तो उसको आधा त कहते हैं, और व्यंजन वर्ण में आगे है ग, तो ये हो जाएगा सदगति। आगे देखेंगे वाग प्लस ईस तो हो जाएगा वागीस, यहाँ पे व्यंजन वर्ण है आधा क प्लस ई। अब हम लोग संधि के नियम के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से नियम हैं और कैसे हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला देखेंगे इसमें, और पहला है क्या, तो पहला नियम ये है, कहता है व्यंजन संधि का कि यदि क, च, ट, त, प व्यंजन के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, जैसे ग, ज, ड, द, ब या चौथा वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ हो, अथवा य, र, ल, व वर्गों में से कोई एक हो तो क का ग, च का ज, ट का ड और त का द एवं प का ब हो जाता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों। यदि क, च, ट, त, प व्यंजन के बाद कोई भी स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और आगे दिया है अथवा य, र, ल, व वर्गों में से कोई एक हो तो क का ग, च का ज, ट का ड और त का द, प का ब हो जाता है। अर्थात तीसरा वर्ण आता है जैसे, आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए जैसे यहाँ है दिक प्लस अंबर तो दिगंबर हो जाएगा, क का ग हो जाएगा जो तीसरा वर्ण है दोस्तों। ऐसे ही दिक प्लस गज दिग्गज हो जाएगा, अच प्लस अंत अजंत हो जाएगा,
जगत प्लस आनंद जगदानंद हो जाएगा, और सत प्लस बुद्धि सद्बुद्धि हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों व्यंजन के पहले नियम का एग्जाम्पल। अब हम लोग नियम में दूसरा देखेंगे, और वो ऐसे है कि यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचमाक्षर अंग ज्ञा अड़ न और म शुद्ध रूप में आता है। जैसे देखिए क्या दिया है कि यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचमाक्षर अंग ज्ञा यहाँ है दोस्तों, और अड़ न म शुद्ध रूप में आता है। जैसे आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे वाग प्लस मय तो वांगमय हो जाएगा, तो क के स्थान पे अंगा हो जाएगा। सट प्लस मास तो सट मास हो जाएगा, तो ट के स्थान पे अड़ा हो जाएगा। जगत प्लस नाथ तो जगन्नाथ हो जाएगा, तो त की जगह पे न हो जाएगा। जो यहाँ पे परिभाषा में कहा है आप लोग नोट कर लेंगे, और एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें माइंड में बैठी जाएगी। कहते हैं कि क्लास में ही आप लोग को याद करा दिया जाएगा, रट्टा मारते मारते आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। दोस्तों जब तक हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो चीज़ें भूलेंगे, चाहे जितना रट्टा मरवा लीजिए क्लास में। ये आप लोगों को भी रियलिटी मालूम है कितना परसेंटेज इसलिए सिलेक्शन है और कितना परसेंटेज नहीं है। तो आप लोग अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, और फिर देखिए क्वेश्चन लगाइए, ना हो तब फिर बताइए कि हाँ क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल होंगे दोस्तों, बस आप लोग नोट्स साथ में बनाते चलिए। और ये जो नोट्स है ना बिल्कुल सरल तरीके से बनाया गया है, अब आप लोगों के लिए ही बनाया गया दोस्तों। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा ज़्यादा ना हो तो। आइए हम लोग आगे देखेंगे। अब तीसरा नियम क्या कहता है व्यंजन का, और इसमें यह है कि यदि त या द के बाद कोई भी व्यंजन अक्षर जैसे च ज ट ड द न ल आए तो उस आने वाले व्यंजन के साथ वही व्यंजन उसमें हल के रूप में एक और जुड़ जाता है तथा त या द लुप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि त या द के बाद कोई भी व्यंजन अक्षर च ज ट ड द न ल आए तो उस आने वाले व्यंजन के साथ ही वही व्यंजन उसमें हल शुद्ध व्यंजन के रूप में एक और जुड़ जाता है और त या द लुप्त हो जाता है। जैसे आइए हम लोग अब फॉर एग्जांपल देखते हैं कैसे। तो जैसे उच्च प्लस चारण उच्चारण हो जाएगा, च के कारण एक और च जुड़ा। शरद प्लस चंद्र शरद चंद्र, तो देखिए यहाँ पे च के कारण एक और च जुड़ गया। सज्जन तो सज्जन हो जाएगा, तो ज के कारण एक और ज जुड़ गया। विपद तो जाल तो विपद जाल विप जाल, तो ज के कारण एक और ज जुड़ गया। तो ये रहा दोस्तों एग्जाम्पल। अब हम लोग आगे देखेंगे नियम नंबर 4। ये क्या कहता है, यदि त या द के बाद स हो तो त या द का च और स का छ हो जाता है। जैसे देखिए यदि त या द के बाद स हो तो त या द का च और स का छ हो जाता है, त का द और स का छ हो जाता है। दोस्तों यही बस कर रहा है, दो इसमें बस सामान्य से है दोस्तों शब्द, बस इसी को याद करना है हम लोगों को। सॉरी दोस्तों। आइए फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे देख लीजिए दो एग्जांपल। उत प्लस शिष्ट उत्शिष्ट हो जाएगा दोस्तों, त का छ हो गया है और स का छ हो गया है। ऐसे ही देख लेंगे आगे। सत प्लस शास्त्र हो गया तो सत छात्र शास्त्र हो जाएगा दोस्तों। सॉरी देखिए इसको सत प्लस शास्त्र रहेगा तो सत छात्र हो जाएगा दोस्तों। जैसे त का च और सा का छा हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहे नियम नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर। ये क्या कहता है, और यह कहता है दोस्तों कि यदि त या द के बाद ह या घ हो तो त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर धु आ जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि यदि त या द हलंत वाला के बाद ह या घ हो तो त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर द और ह के स्थान पर धु हो जाएगा, लेकिन म का घ ही रह जाएगा।
आइए एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यह कह क्या रहा है। जैसे उद प्लस हरण, उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए कैसे, क्योंकि द शुद्ध द का द और ह का ध हो गया है, तो यहाँ पे द का द और ह का ध हो गया है। आगे ऐसे ही देखेंगे तत् प्लस ही तद्धति, तो त का द हो गया है और ही का धी हो गया है, तो त आधा द और फिर ध ती। आगे देखेंगे उत प्लस घाटन, तो ये हो जाएगा उद्घाटन। यहाँ पे धू का घू हो गया है दोस्तों, तो धू हो गया है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल। आगे देखेंगे हम लोग नियम नंबर 6, और इसमें क्या है, तो आइए यहाँ ये बहुत छोटा है दोस्तों। त या द के बाद यदि झ हो तो त या द का ज हो जाता है। जैसे उद झटिका, तो उझटिका हो जाएगा, द का ज हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे, और आगे है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आए तो छ का छ, जैसे आधा च और छ में बदल जाता है। केवल छ नहीं रहेगा दोस्तों, छ, मतलब इसको क्या बोलते हैं, जैसे छ गच्छ, तो च उसमें रहेगा दोस्तों, में बदल जाएगा। जैसे आइए देखते हैं छत्र छाया, तो छत्र छाया, परिच्छेद तो परिच्छेद। तो दोस्तों ये रहे एग्जाम्पल। आगे हम लोग देख लेंगे नियम में। आगे नियम क्या कह रहा है कि यदि मूर्धन्य स के बाद त या थ आए तो त का ट ये और थ का ड, सॉरी दोस्तों, त का ट और थ का ठ हो जाता है। जैसे आइए हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे उत्कृष्ट प्लस त आ गया, उसके बाद उत्कृष्ट हो जाएगा, त हट जाएगा, ट आ जाएगा उसके जगह पे। पृष्ठ प्लस थ, तो यहाँ पे थ आ गया है तो पृष्ठ हो जाएगा, थ की जगह पे ठ हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल व्यंजन संधि के, और एक आध और बचे हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आइए हम लोग अब ध्यान देते हैं आगे। जैसे यदि म के बाद अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये हम लोग बात वर्णमाला में किए थे दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, और इस पर बहुत डिटेल हम लोग बात किए थे। जो भी हमारे दोस्त अभी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं संधि की, अगर वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि अंतस्थ व्यंजन होता है क्या और इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जाइए वर्णमाला, हमारी जो वीडियो है इससे पहले बनी है, उसमें आप लोग वर्णमाला में बहुत विस्तृत रूप से देखिए। वहाँ पे वर्णमाला आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है, एक एक चीज़ है। और वहाँ पे दोस्तों, और उस वीडियो को बहुत ही अच्छा खासा आप लोगों ने रिस्पांस भी दिया है, अच्छा खासा आप लोगों का प्यार मिला है, और उसके व्यूअर भी अच्छे हैं, और आप लोग उसको काफ़ी देखे भी हैं। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और जो हमारे भाई बंधु अभी पहली बार देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ही कम समय में आप लोग को वर्णमाला एक ही क्लास में समाप्त करा दिए गए हैं। एकदम विधिवत ढंग से आप लोग को सारी चीज़ें समेकित रूप से एक ही क्लास में दे दी गई है, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिए, और उसका एग्जाम्पल उसके बाद वाले क्लास में है। तो चलिए हम लोग अंतस्थ यहाँ पे बात कर रहे थे नियम नंबर 9 का। तो यदि म के बाद अंतस्थ व्यंजन या ल व या उसमें व्यंजन स श और ह आए तो म अनुस्वार में बदल जाते हैं। जैसे आइए हम लोग देखते हैं कैसे। सम प्लस योग रहेगा तो संयोग हो जाएगा, सम प्लस सय रहेगा तो संशय हो जाएगा, सम प्लस रक्षण रहेगा तो संरक्षण हो जाएगा, सम प्लस सार रहेगा तो संसार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह छूट गया है। सम प्लस लाभ रहेगा तो संलाप हो जाएगा, सम प्लस हार रहेगा तो सम हार हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पे बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा, आप लोग डाल लीजिएगा। छूट गए हैं यहाँ पे दोनों पे तैयार करते टाइम। अब आगे हम लोग नोट में आइए देख लेते हैं। और नोट में क्या है कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म के बदले उसी वर्ग का पंचमाक्षर लिखा जा सकता है। पंचमाक्षर किसे कहा जाता है, ये बात हम लोग इसी वीडियो में पीछे बात किए थे, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, नहीं तो जो हमारे दोस्त समझ रहे हैं आगे हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे कि सम प्लस कल्प, संकल्प संकल्प संकल्प, आगे इसमें है जैसे सम प्लस चय तो संचय संचय संचय। ये दोस्तों तीनों सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे यदि म के बाद म हो तो अनुस्वार न देकर द्वितीय का प्रयोग करते हैं। जैसे, और द्वितीय क्या होता है दोस्तों, इसकी भी बात वर्णमाला में की गई थी, तो आप लोग जाइए द्वितीय को देखिए वहाँ पे, और अगर समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
और जो हमारे भाई साहब देख रहे होंगे वीडियो, तो जरूरी नहीं है कि स्टॉप करके जाकर वर्णमाला में देखें, आप लोग पढ़ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कि हाँ भाई साहब ये क्या होता है द्वित, और इसको जाके हाईलाइट करके जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए, तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा सम प्लस मति, तो सम, इसके जगह पे अगर ये सम्मति लिख रहे हैं तो ये गलत होगा दोस्तों, सम्मति। यहाँ पे क्योंकि दिया है कि सम का जगह पर म हो तो अनुस्वार न देकर द्वितीय का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाले में जैसे नियम नंबर 1 में बोला था कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म के बदले उसमें वर्ग पंचमाक्षर का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि सम प्लस कल्प संकल्प। तो यहाँ पे वहाँ पे दोस्तों अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे म के बाद अगर म हो तो वहाँ पे अनुस्वारों का प्रयोग ना करके द्वितीय का प्रयोग करेंगे तो सम्मति प्लस सम्मति हो जाएगा दोस्तों। अगर ऐसे लिखते हैं सम्मति तो गलत होगा। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे विसर्ग। अब हम लोग यहाँ पे व्यंजन समाप्त हुआ दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे विसर्ग। थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास लगी है दोस्तों। अब भी लोग बीच बीच में ज़्यादा बोर होने लगे तो हाँ, एक चीज़ और बता दें कि जैसे कि क्या होता है कि हम जैसे वर्णमाला वाला क्लास बनाए थे तो कुछ भैया भी और हमारे साथ में जो भी टीम है सजेस्ट कर रही थी, टीम से मतलब दोस्तों कि जैसे किसी का मैसेज आता है किसी, तो बात हो रही थी तो बता रहे थे कि क्लास को थोड़ा छोटा छोटा करके चलते, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में। लेकिन दोस्तों हम समझते हैं कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं शुरू से लास्ट तक, तो अगर आपको उसको अलग अलग खंड में पढ़ेंगे तो खोजना पड़ेगा वीडियो। ऐसे यहाँ इकट्ठे आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है। आप लोग अगर बीच में ब्रेक लेना है तो 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक लेकर फिर उसको कंटिन्यू कर लीजिए। इकट्ठे पढ़ लेने पर जब हम लोग अनसॉल्व करते हैं, सॉल्व लगाते हैं, तो चीज़ें फिर हम लोग से अधूरी नहीं रहती। नहीं तो जो अधूरी रहती फिर सोचना पड़ता है कि क्या है, कहाँ से, कैसे है। तो दोस्तों इन चीज़ों से हम लोग आगे निकल के अगर तैयारी करें तो बिल्कुल सीरियस तरीके से करेंगे। और 1 घंटा तो कोई भी बैठ सकता है दोस्तों, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। आजकल तो 60 वीडियो दोस्तों एक ही देखते देखते 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अभी बात हो रही थी तो बता रहे थे हमारे एक फ्रेंड की डाटा ही ख़त्म हो जा रहा है। हम बोले भैया कि क्यों इतना वीडियो फिर देख रहे हैं, उसको नियंत्रित कीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग अब वीडियो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आइए, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन की संधि विसर्ग संधि कहलाती है। और आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दु प्लस आत्मा धुरात्मा, अनुस्वार की जगह पे यहाँ पे दोस्तों आ रहेगा तो आ हो जाएगा। दु प्लस गंध तो दुर्गंध हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही छोटा सा इसका कि विसर्ग संधि क्या है और इसका फॉर एग्जांपल देख लिया। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं विसर्ग संधि के नियम, कि विसर्ग संधि के नियम कैसे है। जैसे हम लोग व्यंजन के कुछ नियम देखें और उसका एग्जाम्पल सेम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए नियम नंबर 1, और यह क्या कह रहा है कि जैसे विसर्ग के पहले कोई स्वर अ या आ को छोड़कर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर रहे अथवा वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या अथवा या र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आइए हम लोग देखते हैं। जैसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, हम लोग फॉर एग्जाम्पल फॉर इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे हैं हिंदी में, तो हम लोग हिंदी से ही अच्छे से ढंग से पढ़ें तो आज सब जैसे बोलेंगे। चलिए सॉरी जिन आइए हम लोग देखते हैं अब एग्जाम्पल में। निह प्लस अर्थक तो निरर्थक हो जाएगा। जैसे निह इजिकल टू न शुद्ध न प्लस ई प्लस हलंत। आइए हम लोग आगे देख लेंगे। दु प्लस आत्मा तो दुरात्मा हो जाएगा। ऐसे नी प्लस धन निर्धन हो जाएगा। दु प्लस जन दुर्जन हो जाएगा। आशी प्लस वाद आशीर्वाद हो जाएगा। तो ये रहे एग्जाम्पल विसर्ग संधि के नियम के पहले। आगे हम लोग इसमें देखेंगे विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद यदि स्वर हो तो भी विसर्ग या र हो जाता है। जैसे आइए पहले पढ़ते हुए नहीं निकलेंगे, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि विसर्ग के पहले अगर अ हो और उसके बाद यदि स्वर हो तो विसर्ग का र हलंत वाला र हो जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पुनः प्लस अवलोकन तो पुनः रावलोकन हो जाएगा। पुनः प्लस इच्छा तो पुनरीक्षा हो जाएगा। दोस्तों यही कह रहा है कि
अ हो तो उसके बाद यदि कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाएगा। जैसे अ रहेगा तो इसका ये र हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड नियम दूसरा। कभी कभी ऑप्शन कहना पड़ता है। आप लोग बहुत सारे लोग पढ़ते पढ़ते इधर उधर दिमाग चले गया होगा तो ऑप्शन बोलेंगे तो अरे क्वेश्चन कहाँ से हल होने लगा। आइए हम लोग देखते हैं, तो इसी बहाने आ जाता है ध्यान केंद्रित एक जगह पे। चलिए अब हम लोग देखेंगे नियम नंबर 2। यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो तो क ख प या फ के रहने पर विसर्ग का ऐ हो जाता है। जैसे एक बार इसको और समझ लीजिए कि यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो तो क ख प या फ के रहने पर विसर्ग का ऐ हो जाता है। जैसे दु प्लस कर्म दुष्कर्म, नि प्लस कपट निष्कपट, दु प्लस प्रकृति दुष्प्रकृति, नि प्लस फल निष्फल। तो ये रहा आप लोगों का एग्जाम्पल नियम नंबर 2 का। आइए, हालांकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश भी नहीं हो रही है दोस्तों आजकल। आइए अब इसी में आगे देखते हैं। लेकिन दु के बाद ख हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे दु प्लस ख दुख। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए इम्पोर्टेंट में, क्योंकि देखिए खा रहेगा तो खा रहेगा और ये ज़्यादातर पूछता है दोस्तों, और यहाँ पे गलती होती है हम लोगों से। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। लेकिन अ अथवा आ के बाद विसर्ग हो तो उसके बाद क ख प फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। प प्लस पान पय पान, प्रातः प्लस कमल तो प्रातः कमल हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे नियम नंबर 3। और नियम नंबर 3 कहता क्या है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं नियम नंबर 3। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ वर्गीय व्यंजन के तीसरे चौथे पांचवें अथवा या र ल व ह में से कोई एक हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। देखिए जैसे विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ वर्गीय व्यंजन के तीसरे चौथे पांचवें अथवा या र ल व ह में से कोई एक हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मन प्लस अनुकूल तो मनोनुकूल हो जाएगा, मन प्लस मोहक तो मनोमोहक हो जाएगा, अध प्लस गति तो अधोगति हो जाएगा, मन प्लस योग तो मनोयोग हो जाएगा, पय प्लस धारा तो पयोधारा हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग नियम, और नियम है नियम नंबर 4 के विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग स ट या ठ हो तो श और त या थ हो तो श में बदल जाता है। देखिए क्या देख, विसर्ग के बाद च या छ हो तो श में, ये कह रहा है दोस्तों कि च या छ हो तो वो तालव्य स में बदल जाता है, ट या ठ हो तो मूर्धन्य स में बदल जाता है, और दंत त या थ हो तो दंत स में बदल जाता है। अब एग्जाम्पल इसका हम लोग देखेंगे। जैसे आइए देखते हैं। जैसे नि प्लस च निश्चय हो जाएगा क्योंकि च है, निश प्लस छल तो निश्चल हो जाएगा, निश प्लस ठुर तो निष्ठुर हो जाएगा। देखिए एक एक सबका दोस्तों हम पहले ही बताए थे कि सबका एक एक एग्जाम्पल लेंगे या दो दो। निश प्लस तार तो निस्तार हो जाएगा, धनु प्लस टंकार तो धनु टंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे नियम नंबर ये 4 था। आगे हम लोग देखेंगे नियम नंबर 5, और ये क्या कह रहा है इस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो नियम नंबर 5 क्या है कि विसर्ग के बाद श हो तो विसर्ग ज्यों के त्यों रह जाएगा, अथवा उसके स्थान पर विसर्ग के आगे वाला वर्ण एक और हलंत रूप में आ जाता है। कह रहा है कि अगर तीनों स हो तो
सीधा जैसे 777 ट्रिपल आर मूवी देख रहे हैं वैसे ये 777 ट्रिपल स है दोस्तों। तो तीनों अगर स हो तो विसर्ग जीव का तो रह जाएगा अथवा उनके स्थान पर विसर्ग के आगे वाला वर्ण एक और हलंत के रूप में आ जाता है। अब ये कैसे आता है तो इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। दु प्लस शासन तो दुशासन अथवा दुशासन ऐसे भी लिखते हैं। नि प्लस संतान तो निसंतान या निसंतान, ये दोनों में से कोई हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। नोट सभी करना है पर ये अब हम लोग ये कुछ खास है कहते कहते हम लोग भूल गए। आइए हम लोग आगे देखेंगे नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि अ अथवा आ के बाद विसर्ग हो तो उसके बाद क ख अथवा प फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाएगा या कुछ शब्दों में विसर्ग स बन जाता है। जैसे आप लोग नियम को भी नोट करते चलिएगा दोस्तों, सारी चीज़ें समझ में आएगी जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल करते चलेंगे। अब जैसे रज प्लस कण रज कण, पुर प्लस कार पुरस्कार, पय प्लस पान पय पान, भा प्लस पति भास्पति। तो यहाँ पे कहा है कि ज्यों का त्यों रह जाएगा कुछ और कुछ स में बदल जाएगा। तो ये हम लोग को ध्यान देने योग्य बात है। अब हम लोग देखेंगे नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और नियम नंबर 7 ये कह रहा है कि यदि रे के बाद र हो तो र लोप हो जाता है और उसके पूर्व या हस्व दीर्घ में बदल जाता है। जैसे नीर प्लस रस रहेगा तो नीरस हो जाएगा, नीर प्लस रोग रहेगा तो निरोग हो जाएगा, नीर प्लस रज रहेगा तो नीरज हो जाएगा, नीर प्लस उज रहेगा तो निरुज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दोस्तों। अब छोटा छोटा है, आगे हम लोग देख लेंगे। नोट में देख लीजिए, नोट में क्या है कि नीर में र के बदले आप विसर्ग भी दे सकते हैं। जैसे नीर प्लस र नीरस हो जाएगा, नीर प्लस रोग निरोग हो जाएगा, नीर प्लस रज नीरज हो जाएगा और नीर प्लस रुज निरुज हो जाएगा। तो ये नोट रहा था दोस्तों। अब आगे हम लोग देखेंगे नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। और नियम नंबर 8 ऐसे है कि यदि विसर्ग के पहले और बाद अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर उकार हो जाता है और बद वाले सॉरी दोस्तों, बद वाले यहाँ पे स्पेस नहीं दिया गया है तो आप लोग इसको बाद वाले लिखिएगा, बद वाले मत लिखिएगा बाद वाले। क्योंकि दोस्तों शब्दों के हेर फेर से आप लोग सुने होंगे कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ इस शब्द में है। आप बाद वाले लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो आप बाद वाले लिखिएगा। तो यहाँ देखेंगे यदि विसर्ग के पहले और बाद अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर उकार हो जाता है और बाद वाले अ के स्थान पर लुप्त कार का चिन्ह आ जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से वो है जहाँ पे लुप्तकार का चिन्ह आता है। जब प्रथम प्लस अध्याय तो प्रथमोध्याय, यश प्लस अभिलाषित यशोभिलाषी, मन प्लस अभिलषित तो मनोभिलषित, मन प्लस अनुकूल तो मनोनुकूल। तो ये हो गया आपका कुछ उदाहरण। अब हम लोग का यहाँ पे संधि समाप्त हुई। अब हम लोग उस संधि पे बात करेंगे। अभी तक ये हम लोग जो देखे संस्कृत रूप में देखे कि संस्कृत के अनुसार दोस्तों ये जो था इसका विभाजन था, लेकिन अब हम लोग कुछ विशेष संधियों की बात करेंगे जो हिंदी की है। हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ जो बाकी अभी तक हम लोग पढ़े, स्वरसन व्यंजन और ये विसर्ग, तो इनसे हट के हैं। तो आइए वो हट के क्या है, ऐसा क्या है उसमें, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। और वो है क्या, तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे संस्कृत की संधियों के अतिरिक्त हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ है जिस पे हम अभी बात कर रहे थे दोस्तों आप लोगों से। इनके नियम अभी तक स्पष्ट नहीं है, तथापि कुछ परिचय निम्नलिखित हैं। इनके नियम दोस्तों अभी तक निर्धारित नहीं हो सके हैं, लेकिन इनके कुछ नियम हैं जो निम्नलिखित तरीके से। तो क्या है वो, इस पे हम लोग बात करेंगे। इसी से दोस्तों जो चीज़ें हट के है ना, थोड़ा सा वहाँ से क्वेश्चन और उठाता है, क्योंकि वो समझता है कि लड़के तो यहाँ पढ़ेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसा है नहीं। अब हम लोग सब पढ़ के चलेंगे और हर जगह ध्यान देंगे। चलिए जैसे देखते हैं क्या है इसमें। जैसे पहला है महाप्राणीकरण। तो ये होता क्या है, ये देखते हैं। शब्द के अंत में अल्प प्राण
ध्वनि के आगे यदि ह ध्वनि हो, शब्द के अंत में अल्प प्राण ध्वनि के आगे यदि ह ध्वनि हो तो यह अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण हो जाता है। जैसे कब ही तो कभी, जब ही तो जभी, अब ही तो अभी। और अब आप लोग को एक और बात बताएंगे कि जो हमारे दोस्त अभी ये नहीं समझ रहे होंगे, संधि का डायरेक्ट क्लास कर रहे होंगे, तो वो समझ रहे होंगे कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। तो इसके लिए आप लोगों को घबराने की 1% ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णमाला पढ़ा दिया गया है, जिसमें अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ये दोनों चीज़ें बताई गई हैं। आप लोग वहाँ पे जाइए और उसको क्या कहते हैं, उसको प्रसाद पाइए एक तरफ से। तो आप लोग क्लास पाइए और वहाँ से ज़्यादा चीज़ें अर्जित कीजिए कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। ये सारी चीज़ें उस वीडियो में आप लोगों को बताई गई है, प्रत्येक बिंदु पे बात किया गया है। तो जो चीज़ें समझ नहीं आ रही है जाइए, और जो चीज़ें आप लोगों को लग रहा है कि अभी तक वीडियो में नहीं आई है तो वो हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट मैसेज में। आप लोग को प्रत्येक स्टूडेंट का जवाब दिया जाएगा दोस्तों, भले थोड़ा सा देर ही सही पर दिया जाएगा आप लोगों को। अब आगे हम लोग देखेंगे महाप्राणीकरण देख लिए। अब आगे देखेंगे दूसरा लोप के नियम। तो आइए हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। तो कभी कभी दो शब्दों में से किसी एक ध्वनि, स्वर या व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे आइए, जैसे में हम लोग देखेंगे, जैसे यहीं, यहाँ ही तो यहीं हो जाएगा, वहाँ ही तो वहीं, यह ही तो यहीं, वह ही तो वहीं, किस ही तो किसी, जिस ही तो जिसी, ना कटा न कटा, दुधाड़ी तो दौड़ी। तो ये ऐसे होते हैं दोस्तों कुछ शब्द जो अभी बताया ना कि ये बाकी जो संधि हम लोग पढ़े उससे ये हट के है, तो अभी उसकी बात हो रही है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नियम है आगम के नियम। तो आगम के नियम क्या है, आइए हम लोग इस पे बात करेंगे। कभी कभी दो स्वरों के बीच य का आगमन हो जाता है। जैसे मुनि प्लस ओ मुनियो, तिथि प्लस ओ तिथियो, नदी प्लस ओ नदियो, छड़ी प्लस ओ छड़ियो। तो आगम के नियम में दोस्तों दो स्वरों के बीच य का आगमन हो जाता है। सही है कि यहीं पे आगमन होता है, दो लोगों के बीच नहीं आगमन होता, नहीं तो फिर आजकल जान नहीं रहे हैं क्या हो रहा है दो लोगों के बीच आने से। हालांकि कभी कभी तीसरा भी नंबर मार ले जा रहा है दो लोगों के बीच में आके, और पहला दूसरा, पहला क्या है, पहला तो चला जा रहा है, दूसरा बेचारा ही बहुत चलिए ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं नियम नंबर 4। और नियम नंबर वो 4 क्या है, तो ह्रस्वीकरण। ये है क्या, तो समासिक पदों में पूर्व पद का, समासिक पदों में पूर्व पद का दीर्घ स्वर प्रायः ह्रस्व स्वर में बदल जाता है। जैसे समासिक पदों में पूर्व पद का दीर्घ स्वर प्रायः, समासिक पदों का पूर्व पद का दीर्घ स्वर प्रायः ह्रस्व स्वर में बदल जाता है। और कैसे, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हाथ प्लस कड़ी हथकड़ी, हा के बदले हा हो जाता है। हाथी प्लस सार हथीसार हो जाता है। बहुए प्लस, तो ये बहु के जगह पे हो जाता है। डाकुओ तो डाकुओ हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे बड़ी छोटी, छोटा बड़ाऊ, छोटाऊ बड़ाऊ, बड़ाऊ छोटाऊ, ये दोस्तों दीर्घ स्वर प्रायः ह्रस्व स्वर में बदल जाता है। अब हम लोग देखेंगे सादृशीकरण। तो आइए देखते हैं सादृशीकरण क्या होता है। तो दो भिन्न ध्वनियाँ एक रूप हो जाती है। जैसे पोत प्लस दार पोतदार। तो दोस्तों ये बहुत छोटा सा है, इसको लोग ध्यान दे दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे स्वर प्लस परिवर्तन। तो आइए इसमें देखते हैं, विशेष रूप से यह समासिक पदों में देखने को मिलता है। ये दोस्तों स्वर प्लस परिवर्तन विशेष रूप से समासिक पदों में देखने को मिलता है। जैसे पानी प्लस घट तो पनघट, घोड़ा प्लस दौड़ घुड़दौड़। तो ये रहा दोस्तों आज का हम लोगों का संधि, और यहाँ पे समाप्त होता है ये क्लास। अब आगे कुछ बचा नहीं है, जो बचा है वो है आप लोगों का ये सर्च ऑन यूट्यूब हिंदी साहित्य वाला। आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं हमारा चैनल @हिंदी साहित्य वाला। दोस्तों ये मारने से @हिंदी साहित्य वाला डायरेक्ट ही हमारा चैनल आ जाएगा, जिसपे HSW लिखा है ग्रीन कलर में, और वहाँ पे आप लोग को हिंदी के साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ाई जा रही है, जो एकदम बेस से शुरू की गई है दोस्तों, शून्य से शिखर तक, और आप लोगों को सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी।
बाकी लिटरेचर से भी संबंधित क्लासेस चल रही है अपना साइड में, और व्याकरण से भी दोस्तों। तो आप लोग दोनों का लाभ उठाइए और निःशुल्क एकदम मज़े में पढ़िए। बाकी कोई चीज़ और भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग सीधे डायरेक्ट मैसेज कीजिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको सुधारने की कोशिश करेगी हमारी टीम। और दोस्तों आप लोग अगर नोट्स बनाए होंगे, नहीं भी बनाए होंगे, तो वीडियो फिर दोबारा देख के स्क्रीनशॉट लेके एक नोट्स बना लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेके एक अपना PDF तैयार कर लीजिएगा, या हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और पढ़िए दोस्तों। और अगली क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो इससे 100, 150, 50 प्लस ही हम लोग क्वेश्चन तैयार करेंगे और देखेंगे कौन सा संधि है कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आज की हम लोग क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि ये हमारा चैनल है हिंदी साहित्य वाला, @हिंदी साहित्य वाला सर्च मारेंगे तो आप लोग अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बहन, घर पे चाहे जो है दोस्तों, मोबाइल सब में आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और बस यही है, आप लोग से गुरु दक्षिणा में यही चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप लोग बस पढ़ाई कीजिए और मज़े से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।